Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. Today we will discuss about stages of the civil suit. आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सिविल सूट, जब एक सिविल का हम दावा दायर करते हैं तो उसको स्टार्ट से लेके एंड तक उस केस को किस तरीके से एंटरटेन किया जाता है, किस कोर्ट में हमने जो है वो सिविल का सूट फ़ाइल करना होता है, किस किस तरह से वो जो है वो सूट एंटरटेन किया जाता है कोर्ट में, कौन कौन से उसके स्टेजेस होते हैं, किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है सूट को इंस्टीट्यूट करने से लेकर फाइनल जजमेंट तक या डिक्री तक का जो सफ़र है वो एक सूट का वो क्या होता है। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट का मतलब है कि दावा दायर आपने कहाँ पर करना है, किस तरीके से करना है, ये सारा प्रोसीजर हमें सिविल प्रोसीजर कोड बताता है। सिविल प्रोसीजर कोड एक ऐसा कोड है जो हमें प्रोसीजरल लॉ बताता है, जिसके थ्रू हमें हेल्प मिलती है कि हम एक जो सिविल सूट है वो हमने दायर कैसे करना है और उसको एंटरटेन कैसे करना है। सेक्शन 26 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड हमें बताता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के बारे में कि सिविल सूट आपने इंस्टीट्यूट कैसे करना है, किधर करना है। सिविल डिवीज़न का जो सीनियर सिविल जज होता है, हर डिवीज़न का सेपरेट जो है, जैसे फैमिली डिवीज़न का सेपरेट सीनियर सिविल जज होगा, उसके नीचे सिविल जज फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होते हैं। इसी तरीके से सिविल का भी सीनियर सिविल जज होता है जिसके पास इंस्टीट्यूट होता है सूट। सबसे पहले हर दावा जो आपने दायर करना होता है वो सीनियर सिविल जज के पास दायर करना होता है। उसके पास जब वो सारे केसेस जाते हैं तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से केस को आगे मार्क करता है सिविल जज फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के पास। ठीक है। सीनियर सिविल जज के नीचे जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो कितने जजेस होते हैं? 3 होते हैं। 3 तरह के होते हैं, सिविल जज फर्स्ट क्लास, सिविल जज सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। जब इंस्टीट्यूट हमने सूट करना है तो सबसे पहले हमने सूट इंस्टीट्यूट किधर करना है? सीनियर सिविल जज के पास ही करना है। जो सिविल डिवीज़न का सीनियर सिविल जज होगा उसके पास हमने सूट को इंस्टीट्यूट करना है। वो आगे उन सूट्स को मार्क करेगा, मार्क मींस डिवाइड करेगा कि कौन सा केस किस सिविल जज के पास जाएगा आगे। जब वो मार्क कर देगा कि ये वाला जो सूट है ये फ़र्स्ट क्लास सिविल जज के पास जाएगा, ये सेकंड क्लास के पास जाएगा, अपनी मर्ज़ी से वो उसको मार्क करेगा। ये था पहला स्टेप सिविल सूट का। इंस्टीट्यूट कर दिया हमने सूट, अपना दावा दायर कर दिया। अब जो दावा हमने दायर करना है उसकी जो फ़ाइल हम प्रिपेयर करते हैं सूट की, उसके लिए एक सेकंड अलग से एक प्रोसीजर है, वो एक डिटेल में बात है, वो हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टेजेस में पहला स्टेप क्या होता है? आपने दावा दायर कर देना है। जब आपने एंट्री करवा दी अपने दावे की, उसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि मार्क्ड टू सिविल जज, सीनियर सिविल जज जो है वो उसे मार्क करेगा आगे सिविल जज के पास। जब सिविल जज के पास दावा आगे मार्क हो जाएगा मींस दावा उसके पास चला गया है। फिर क्या होगा? उसकी मेंटेनेबिलिटी चेक होती है सूट की। मेंटेनेबिलिटी से क्या मुराद है? मेंटेनेबिलिटी होती है कि सूट जो सिविल सूट जो दावा आपने दायर किया है वो सुनवाई के काबिल भी है या नहीं है। अब मेंटेनेबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि सबसे पहले तो सूट जो है वो बार्ड बाय लॉ ना हो, कोई ऐसी चीज़ उसमें ना हो जो कानून कहता है कि ये दावा आप नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि टाइम बार्ड ना हो दावा, कि आपने जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपको दिया गया था कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद इतनी देर बाद आपने ये दावा दायर किया है करना है, उस टाइम पीरियड को आप एक्सीड कर जाते हैं, उसके बाद अगर आप दावा दायर करते हैं तो फिर आपका सूट मेंटेनेबल नहीं है। ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कोर्ट फीस उसके ऊपर पूरी नहीं लगाई हुई, कोर्ट फीस होती है एक स्पेसिफिक हर दावा जो है वो उसको दायर करने के लिए, अगर आपने वो कोर्ट फीस सूट वैल्यूएशन जो है वो इसी को कहते हैं कि आपने सूट वैल्यूएशन ठीक तरीके से नहीं की हुई, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, क्योंकि आगे केस चलना है या नहीं चलना ये डिपेंड करता है उसकी मेंटेनेबिलिटी पे। सबसे पहले तो यही देखा जाएगा कि सूट मेंटेनेबल भी है या नहीं है। अगर फर्स्ट हेयरिंग पे दोनों पार्टीज़ आएंगी, मेंटेनेबिलिटी पे बहस करेंगे, दोनों आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, उसके बाद जज डिसाइड करेगा कि ये सूट मेंटेनेबल है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सूट मेंटेनेबल है, उसके बाद के आगे ये प्रोसीजर होंगे। अगर सूट मेंटेनेबल ही नहीं है तो यहीं पे दावा खारिज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे, प्रीलिमिनरी आर्ग्यूमेंट्स फॉर स्टे।
अगर आपने स्टे एप्लीकेशन दी है, साथ में अपने दावे के साथ आपने स्टे एप्लीकेशन भी लगाई है, आप किसी प्रॉपर्टी पे किस चीज़ पे स्टे लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी डिफेंडेंट को आपने समन नहीं किया, दूसरी पार्टी अभी नहीं आई, लेकिन आपको आपकी प्रॉपर्टी को शदीद ख़तरा है, इरिपेरेबल लॉस का ख़तरा है या कोई ऐसा ख़तरा है जो बाद में जिसकी भरपाई ना हो सके, तो डिफेंडेंट के बग़ैर भी आर्ग्यूमेंट्स करके स्टे लिया जा सकता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है, सिर्फ इतना होता है कि ये नेक्स्ट हेयरिंग तक जो है ना, ये स्टे जो है ये सिर्फ वैलिड कब तक होता है, नेक्स्ट हेयरिंग तक होता है। जो अदालत नेक्स्ट डेट डालेगी तब तक एड इंटरम स्टे ग्रांट कर दिया जाता है विदाउट द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ, विदाउट हेयरिंग ऑफ डिफेंडेंट, ठीक है, क्योंकि अभी डिफेंडेंट को तो समन ही नहीं हुए, अभी आपने सूट जो है वो इंस्टीट्यूट किया है, वो मार्क होके आगे गया है, मेंटेनेबिलिटी चेक हो गई है, सूट आपका सुनवाई के काबिल है। अब आप चाहते हैं कि इससे पहले कि डिफेंडेंट आपकी प्रॉपर्टी को जो आप अलेज कर रहे हैं उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो आप प्रीलिमिनरी आर्ग्यूमेंट्स करेंगे स्टे के लिए, जो कि विदाउट द हेयरिंग ऑफ डिफेंडेंट होता है, डिफेंडेंट की एब्सेंस में होता है, उसको हम कहते हैं एड इंटरम स्टे टिल नेक्स्ट डेट, ठीक है। ये ऑर्डर 39 के अकॉर्डिंग जो है ये जो है वो आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं। ऑर्डर 39 के अकॉर्डिंग एड इंटरम स्टे जो है नेक्स्ट डेट तक ये आपको ग्रांट किया जाता है बाय द कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटरम स्टे ग्रांट कर दिया, नेक्स्ट अब आपने दूसरी पार्टी को बुलाना है कोर्ट में, आपने दावा किया, अब कोर्ट जो है वो समन जारी करेगी, किसको, समन नोटिस होते हैं जो डिफेंडेंट को मींस दूसरी पार्टी को बुलाने के लिए कोर्ट में समन जारी करवाए जाते हैं कि वो कोर्ट में आए और वो भी अपने डिफेंस में जो है वो अपने एविडेंस दे या डिफेंस में अपने आर्ग्यूमेंट्स करे, फिर ही उसके बाद जो है वो कोर्ट जो है वो किसी हतमी फैसले तक पहुंच सकती है। सेक्शन 27 सीपीसी का समन्स को डील करता है। और सेक्शन और ऑर्डर में फ़र्क क्या होता है, सेक्शन जो है वो आपका आपको जो है वो प्रोसीजरल लॉ नहीं बताता, सिर्फ सब्सटेंटिव लॉ बताता है। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, सब्सटेंटिव लॉ होता है सिर्फ सेक्शन जिसमें आपको एक बात शॉर्टली जो है ब्रीफली आपको एक चीज़ बता दी गई है, ठीक है। अब सेक्शन 27 हमें समन के बारे में बताता है कि डिफेंडेंट को जो है वो समन किए जाएंगे, लेकिन किस तरीके से समन किए जाएंगे, उसका सारा टोटल प्रोसीजर क्या होगा वो हमें ऑर्डर 5 में बताया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर 5 जो है वो हमें प्रोसीजर बताता है कि डिफेंडेंट को आपने किस किस तरीके से जो है वो कोर्ट में बुलाया जा सकता है। आपने उसको नोटिस करने हैं, किसी उसके घर के कॉन्स्पिकुअस पार्ट पे चिस्पा करके लगाना है, या आपने बीटिंग ऑफ ड्रम्स है, या किसी भी तरीके से हर वो तरीका जो आप टीसीएस सर्विस है, ये जो भी है आप वो तरीका इस्तेमाल करेंगे ताकि उसको कोर्ट में बुलाया जा सके। अब आगे समन के बाद जो है ना वो दो सिचुएशंस हमारे पास आती हैं कि या तो डिफेंडेंट कोर्ट में अपीयर होता है या अपीयर नहीं होता। अगर कोर्ट में डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है तो उसकी आगे क्या क्या जो है वो काम होंगे, और अगर अपीयर नहीं होता तो फिर कोर्ट क्या एक्शन लेगी। डिफेंडेंट अगर अपीयर हो जाता है फिर क्या होगा, वो 30 डेज़ के अंदर अंदर अपनी रिटन स्टेटमेंट, रिटन रिप्लाई देगा, जवाब दावा देगा। जो आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है उसके जवाब में जो जवाब दावा आएगा उसको हम रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं, जो कि ऑर्डर 8 के अकॉर्डिंग दी जाती है, ठीक है। 30 डेज़ जो है ये इसका लिमिटेड टाइम पीरियड है, 30 डेज़ से एक्सीड नहीं कर सकते। 30 डेज़ के अंदर अंदर ही जो है वो आपने अपनी रिटन स्टेटमेंट देनी होती है, और जो आपने स्टे की एप्लीकेशन अपने दावे के साथ लगाई थी प्लेंटिफ ने, उसका भी रिप्लाई जो है वो स्टे एप्लीकेशन का रिप्लाई भी उस रिटन स्टेटमेंट के साथ देना ज़रूरी होगा विदिन 30 डेज़, इससे एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक सिचुएशन है। अगर अपीयर हो गया है, ये 30 डेज़ में रिटन रिप्लाई देगा अपना स्टे एप्लीकेशन का भी और आपकी प्लेंट का भी, तो उसके बाद जो है वो सूट नेक्स्ट आगे एंटरटेन होगा। दूसरी सिचुएशन हमारे पास आती है कि समन किए हैं लेकिन उसके बावजूद डिफेंडेंट जो है वो कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, फिर एविडेंस एक्स पार्टी जिसको हम कहते हैं, एक्स पार्टी दावा जो है वो एक्स पार्टी हो जाएगा। एक्स पार्टी डिसीजन कोर्ट दे देगी जो एक ही पार्टी के फेवर में होता है। क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट आया नहीं है, जो दूसरी पार्टी थी मींस जो प्लेंटिफ था उसी की एविडेंस होगी यकतरफा, और उसके बाद जो है वो एविडेंस उसी को देखते हुए कोर्ट जो है वो उसके फेवर में जजमेंट अनाउंस करेगी, डिक्री पास करेगी, और इसको हम कहते हैं एक्स पार्टी डिक्री, ठीक है, जो कि डिफेंडेंट नहीं आता, प्लेंटिफ के हक में हो जाती है। लेकिन ज़रूरी है उसके लिए भी कि प्लेंटिफ अपनी एविडेंस भी दे, बाकी जो स्टेजेस ऑफ द सूट है वो प्लेंटिफ अपनी साइड पर जो है वो पूरे करेगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है। अब एविडेंस यहाँ पे ऑर्डर 17 के अकॉर्डिंग जो है वो एविडेंस होती है, और जजमेंट और डिक्री जो पास होती है वो कोर्ट ऑर्डर 20 के अकॉर्डिंग जो है वो पास करती है। नेक्स्ट स्टेप है आर्ग्यूमेंट्स ऑन स्टे एप्लीकेशन। अब क्या है,
कोर्ट में डिफेंडेंट, अब ये डू नॉट अपीयर में तो वो एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगा। अब ये जो स्टेज है ना, ये इससे रिलेटेड है। अगर डिफेंडेंट जो है वो अपीयर हो गया है कोर्ट में, तो फिर क्या होगा, उसने 30 डेज़ में अपना रिटर्न रिप्लाई दे दिया है, और उसके बाद का जो स्टेप है ना, जो आपने यहाँ पे स्टे एप्लीकेशन दी थी, वो आपकी सिर्फ नेक्स्ट डेट तक वैलिड थी। नेक्स्ट डेट आ गई है, डिफेंडेंट भी आ गया है, तो फिर क्या होगी, दोनों पार्टीज उस स्टे की एप्लीकेशन पे बहस करेंगी। ठीक है, यहाँ डिफेंडेंट को सुने बगैर ही कोर्ट ने एडिट इंटरिम स्टे ग्रांट कर दिया था। यहाँ डिफेंडेंट भी आ गया है, प्लेंटिफ भी आ गया है नेक्स्ट हियरिंग पर। फिर क्या होगा, रिटर्न स्टेटमेंट देने के बाद और रिटर्न रिप्लाई जो है स्टे एप्लीकेशन का, उसके देने के बाद की जो डेट ऑफ हियरिंग होगी, तब स्टे एप्लीकेशन जो ये वाली स्टे एप्लीकेशन थी, इसके ऊपर दोनों पार्टीज़ जो हैं ये आर्ग्यूमेंट्स करेंगी। दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि अब स्टे ग्रांट करना है या नहीं ग्रांट करना है। एक पार्टी स्टे लेने के लिए आती है, दूसरी पार्टी कहती है स्टे ना हो। तो दोनों के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद ये जो स्टे ग्रांट करेंगी ना, इसको हम कहते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन। ठीक है, जो इंजंक्शन ग्रांट करती है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कि प्रॉपर्टी जो है वो आगे सेल ना हो, वो लीज़ पर ना दी जाए, जैसे प्रॉपर्टी है वो स्टेटस को वैसे ही मेंटेन रहे उसका। ऑर्डर 39 के अकॉर्डिंग जो है ये स्टे जो है ये ग्रांट किया जाता है। ये 5 स्टेप्स हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप्स जो है हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है सिविल सूट की, वो है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। पीछे हम लोगों ने 5 स्टेप्स पढ़े हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो कोर्ट है वो इशू फ्रेम करती है। जब सारी पार्टीज़ आ जाती हैं, अपना रिटर्न रिप्लाई भी दे देती है दूसरी पार्टी, स्टे एप्लीकेशन पे बहस भी हो जाती है, स्टे ग्रांट होना है या नहीं होना, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो प्लीडिंग को मद्देनज़र रखते हुए, प्लीडिंग मीन्स प्लेंट जो प्लेंटिफ ने दी है, रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावा जो डिफेंडेंट ने दिया है, प्लीडिंग को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट क्या करती है, कोर्ट इशू फ्रेम करती है। इशू फ्रेम करने का क्या मतलब है, उनमें से इश्यूज़ निकालती है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कहाँ पे कर रही हैं, दोनों पार्टीज़ के दरमियान मेन डिस्प्यूट क्या है, पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है, वो चीज़ें जो है वो कोर्ट निकाल के साइड पे करती है कि जो पार्टी, अब यहाँ पर एक चीज़ जो है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो पार्टी जिस चीज़ को अलेज कर रही है ना, वही उसको साबित भी करेगी एविडेंस में। ठीक है, ये एविडेंस जो है वो हमारा कानूनी शहादत ऑर्डर ये भी हमें ये चीज़ बताता है कि प्लीडिंग में या वो जो है वो ऑरल एविडेंस में जो पार्टी जिस चीज़ को अलेज करेगी वही उसको एविडेंस में साबित भी करेगी। तो प्लीडिंग में से जो इश्यूज़ कोर्ट फ्रेम करती है, जो इश्यूज़ निकालती है, फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ ने जो है अपनी प्लेंट में कहा है कि ए का और बी का जो है मतलब मेरा और डिफेंडेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में डिफेंडेंट ये बात क्लेम करता है कि मेरा इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। अब दोनों बातें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो पहला इशू क्या कोर्ट फ्रेम करेगी कि इज़ देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेड बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, लेकिन ये चीज़ अलेज कौन कर रहा है, ये चीज़ अलेज कर रहा है प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा इस चीज़ का कि जो है ना, पहले बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा प्लेंटिफ के ऊपर, उसके बाद शिफ्ट कर जाएगा। जब प्लेंटिफ अपने तौर पे एविडेंस दे देगा, फिर डिफेंडेंट भी इस चीज़ को प्रूव करेगा कि आप क्यों ये बात करते हैं, आप कैसे ये बात अलेज कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरीके से जो पार्टी जिस चीज़ को अलेज करेगी, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो भी उसके ऊपर आएगा। तो इस तरीके से कोर्ट जो है वो इशू फ्रेम करती है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो डिस्प्यूटेड जो पॉइंट्स हैं ना दोनों पार्टीज़ के दरमियान में, वो कौन कौन से हैं, तो उसको निकाल के सेपरेट करती है, जिसको हम कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ इशूज़। फिर उन इशूज़ के ऊपर एविडेंस लाई जाती है। एविडेंस हमेशा उन इशूज़ के ऊपर ऊपर होती है जो कोर्ट फ्रेम करती है। उन क्वेश्चंस के जवाब जो है वो आपने एविडेंस में ढूंढ के लाने होते हैं। उसके बाद आ जाता है लिस्ट ऑफ विटनेसेस। कोर्ट एक हेयरिंग जो है ना, डेट ऑफ हेयरिंग मुकर्रर करती है, जिसके ऊपर इशू फ्रेम करने के बाद दोनों पार्टीज़ अपने अपने विटनेसेस लेके आते हैं, दोनों पार्टीज़ अपने अपने गवाह लेके आते हैं, और इस लिस्ट को उर्दू में हम कहते हैं फहरिस्त गवाहान। वो फहरिस्त गवाहान हम लोगों ने कोर्ट में पेश करनी होती है कि हम अपनी तरफ से ये गवाह पेश कर रहे हैं। वो गवाह जितने भी होंगे, ठीक है, तो वो उन विटनेसेस के ऊपर ही बाद में एविडेंस होती है। ठीक है, तो ये आपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो है, जो फहरिस्त गवाहान है, ये आपने अदालत में पेश करनी होती है। लिस्ट ऑफ विटनेसेस पेश करने के बाद क्या होती है, अदालत जो है वो एविडेंस के लिए हेयरिंग मुकर्रर कर देती है। डेट ऑफ हेयरिंग जो है वो एविडेंस के लिए एक डेट मुकर्रर की जाती है। एविडेंस में क्या होता है, प्लेंटिफ की भी एविडेंस होती है, डिफेंडेंट की भी एविडेंस होती है। अब कैसे एविडेंस होती है,
एविडेंस जो है वो दो तरह की है, ऑरल एविडेंस है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और ये दोनों ही होनी होती हैं। ये जो स्टेज ऑफ एविडेंस है ना, ये पूरे स्टेजेस ऑफ सिविल सूट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो एविडेंस कैसे होती है? सबसे पहले प्लेंटिफ की एविडेंस होगी, उसमें क्या होगा, पहले ऑरल एविडेंस होगी। अब ऑरल एविडेंस में क्या होता है, जो विटनेसेस, लिस्ट ऑफ विटनेसेस आपने दिए होते हैं, उन विटनेसेस के ऊपर चीफ एग्जामिनेशन होता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। चीफ एग्जामिनेशन क्या होता है कि आपने जो प्लेंटिफ ने अपने ही गवाह पेश किए हैं ना, तो प्लेंटिफ का जो लॉयर होगा, प्लेंटिफ जो है वो अपने ही विटनेसेस से जो सवाल जवाब करेगा ना, जो इसको एग्जामिन करेगा, उसको कहते हैं चीफ एग्जामिनेशन, ठीक है। कोर्ट में बैठ के वकील जब अपने ही जो विटनेसेस हैं जिनको बुलाया होता है उन्होंने, उनके ऊपर जो एग्जामिनेशन करते हैं या सवाल जवाब करते हैं, उसको कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। फिर आ जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर आपके प्लेंटिफ के जो विटनेसेस होंगे, जो प्लेंटिफ ने अपने लिए बुलाए होंगे अपने फेवर में, जो डिफेंडेंट का वकील होगा वो उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, जिसको हम उर्दू में जिरा बोलते हैं, ठीक है। जिरा जो है ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जहाँ से फैक्ट का पता लगता है कि ये इंसान झूठा है ये या सच्चा है, ठीक है। चीफ एग्जामिनेशन तो आप अपने ही विटनेस पर कर रहे हैं, जो आप कहेंगे वही वो बताएगा, ठीक है। लेकिन असल चीज़ जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, क्योंकि इसमें अपोजिट पार्टी के वकील ने आपके गवाह के ऊपर जिरा करनी होती है। ये है ऑरल एविडेंस, ठीक है। जब ये ऑरल एविडेंस कंप्लीट हो जाती है, फिर होती है प्लेंटिफ की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जो डॉक्यूमेंट्स आप एविडेंस में पेश करना चाहते हैं, अब अपने फेवर में वो डॉक्यूमेंट्स आप पेश करें। जब प्लेंटिफ की एविडेंस कंप्लीट हो जाएगी, फिर आएगी डिफेंडेंट की बारी, और ये सारा प्रोसीजर जो ऑरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का प्लेंटिफ के लिए था, यही जो है ये सारा प्रोसीजर कौन ऑब्जर्व करेंगे, डिफेंडेंट साइड ऑब्जर्व करेगी। ऑर्डर 17 के अकॉर्डिंग, सीपीसी ऑर्डर 17 के अकॉर्डिंग एविडेंस जो है वो ली जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब शहादतें आ गई हैं और एविडेंस आ गया है, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं। सारी ये जो चीज़ें हैं ना, ऊपर वाली लिस्ट ऑफ विटनेसेस है, एविडेंस होते हैं, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें फाइल का हिस्सा बनाई जाती हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मिसल जो अदालत में, जिसको हम कहते हैं मिसल जो अदालत के पास होती है, ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा बनाई जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, ये इसी फाइल के ऊपर जितना ऊपर केस चल चुका है सारा, उस पूरे के पूरे केस को फाइनल आर्ग्यूमेंट्स उस पर किए जाते हैं, जिसमें दोनों पार्टीज़ आती हैं। दोनों पार्टीज़ जो हैं वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करती हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स सबसे लंबे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बिकॉज इसके ऊपर किसी एक चीज़ पर बहस नहीं होनी होती। इसके ऊपर पिछले जो पूरा का पूरा केस चल चुका है, वो पूरा केस आपने इसके अंदर क्या करना है, उसको समराइज़ करके आपने कोर्ट को बयान करना है। कोर्ट आपके दोनों पार्टीज़ के आर्ग्यूमेंट्स अच्छे तरीके से सुनेगी, आपकी एविडेंस जो आपने दी होगी उसको ऑब्ज़र्व करेगी, आप कोर्ट को असिस्ट करेंगे कि एविडेंस जो ये मैंने डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है ये एविडेंस ली है, या डिफेंडेंट कहेगा जो मैंने प्लेंटिफ के अगेंस्ट एविडेंस ली है, इसमें इसने ये बात कही थी, इसके गवाह ने ये यहाँ पर बात कही थी, जिससे किसी फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव किया जा सकता है। तो कोर्ट को वकील जो हैं वो कोर्ट को असिस्ट करते हैं इस चीज़ में फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू। जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं दोनों पार्टीज़ के, कोर्ट उसको सुनती है, फिर कोर्ट फैसले पर आती है कि इस केस का फ़ैसला क्या करना है। फिर कोर्ट उसको ऑब्जर्व करती है, फिर एक डेट पर जो है वो कोर्ट जो है आफ्टर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, आई थिंक कोर्ट 15 डेज़ के अंदर अंदर अपना फ़ैसला सुनाती है, जिसमें पहले वो जजमेंट अपनी सुनाती है। जजमेंट क्या होती है, जजमेंट होती है जो एक कोर्ट की डीप ऑब्जर्वेशन होती है, कोर्ट के ओपिनियंस होते हैं सारे, कि वो अगर फैसला कर रहा है तो क्यों कर रहा है। वो एक डिटेल्ड फाइंडिंग जो पूरे केस में होती है ना, कोर्ट ने वो देनी होती है, ठीक है, उसको हम जजमेंट कहते हैं। और डिक्री शीट जो होती है ना, वो एक ही शीट के ऊपर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया होता है, जो वो फैसला करती है किस पार्टी के हक में जा रहा है, किसके अगेंस्ट जा रहा है, किसको कॉस्ट पड़ रही है, किसको नहीं पड़ रही। तो ये सारी चीज़ें ऑर्डर 20 के अकॉर्डिंग कोर्ट जो है वो जजमेंट और डिक्री पास करती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, स्टेजेस ऑफ सिविल सूट। तो इस तरीके से एक जो सिविल का पूरा एक दावा है वो चलता है। अगर हम फैमिली सूट की बात करेंगे तो उसके भी सारे यही सेम प्रोसीजर फैमिली सूट का भी होता है। क्रिमिनल की अगर हम बात करते हैं तो उसके स्टेजेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नहीं तो मेनली जो ये स्टेजेस ऑफ सूट हैं, यही स्टेजेस होती हैं एक दावे को, एक केस को जो है वो एंटरटेन करने के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ you like the video, then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.